हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में जो है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि एट दिस मार्के रीजन में हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम में से मतलब है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो एट दिस मार्के रीजन कौन सा है जिसमें अनकोना और इसके आसपास की सिटीज़ आती हैं, ये एट दिस मार्के रीजन है या फिर इसको आप मार्के रीजन भी कह सकते हो। ये पिछले से पिछले साल मतलब 2 साल हो रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। लेकिन उनकी फ़ीस वेव हो जाती है, जस्ट स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसका क्या रीज़न है और इसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले जो है हम डॉक्यूमेंट्स पर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से चाहिए होते हैं। जिस तरह बाकी रीजन्स में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका एफआरसी है, आपका इनकम सर्टिफिकेट और फिर आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। इसी तरह इस रीजन में भी आपको यही 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एफआरसी आप बहुत ईज़िली नादरा से बनवा सकते हो। फिर आपकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको पता है वो कैसे बनाते हैं। और फिर आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट जो एफबीआर से बनता है, ये भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हर रीजन की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है इनकम डॉक्यूमेंट की, इसी तरह इस रीजन की भी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैं अपने रीजन का आपको बताता हूँ कि अभी आप 2024 के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 2023 का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मतलब आपके स्पॉन्सर ने 2023 में पूरे साल उसकी क्या इनकम थी, कितना कमाया, जो एफबीआर वाले सर्टिफिकेट बना के देते हैं। इसी तरह इस रीजन में अगर आपको अप्लाई करना है, आपका एडमिशन हुआ है, तो इस रीजन में आपको 2 साल पहले का चाहिए होता है। अब 2 साल का मतलब लेट्स से आपने 2022 में जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने 2020 वाला सबमिट कराया है। और इसी तरह अगर आप 2024 में अप्लाई कर रहे हो, तो आप 2022 का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करोगे। अब वो होता कैसे है, आप एफबीआर जाओ, आपके आपके स्पॉन्सर है वो टैक्स फाइलर है, रजिस्टर्ड है, तो आप वहाँ उनसे कहो कि यार मुझे 2022 का इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करके दो। आपके स्पॉन्सर की या जो भी है उसकी सारा रिकॉर्ड जो है उसका एफबीआर में मौजूद होता है। तो वो जस्ट वहाँ से रिकॉर्ड देखते हैं, आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। तो इनकम डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका एफआरसी है, आपका इनकम डॉक्यूमेंट है और फिर आपका जो है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। फिर आप उसको यहाँ लाते हो, यहाँ पर आप ट्रांसलेट कराते हो एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से, और उसके बाद फिर अपना रीजन जो भी आपका रीजन है, एड्रेस मार्क के रीजन, वहाँ पर बहुत सारे काफ ऑफिसेज होते हैं। देखो काफ ऑफिस क्या होता है, अगर आपने ये समझना है, गूगल पर जस्ट CAF लिखो काफ और आगे .IT लिखो, इटली IT, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा काफ ऑफिस क्या होता है। तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने काफ ऑफिस, ट्रांसलेशन और लीगलाइजेशन के बाद काफ ऑफिस ले जाने और वहाँ से ई से वैल्यू बनाना है। तो ये नॉर्मली प्रोसेस होता है इस रीजन का। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं पिछले साल या उससे पिछले साल जिन्होंने यही सेम प्रोसेस फॉलो किया और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए अपने रीजन में, तो उनको वहाँ से रिजेक्शन मिली। अब रिजेक्शन की वजह ये थी कि उन्होंने उनसे कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमें इटली से लीगलाइज या ट्रांसलेटेड नहीं चाहिए। यही सेम डॉक्यूमेंट्स आप अपनी कंट्री से लीगलाइज कराओ या ट्रांसलेट कराओ। अब देखो, अपनी कंट्री से ट्रांसलेट या लीगलाइज कराने का मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री में, जैसे इस्लामाबाद में या कराची में जो कॉन्सुलेट और एम्बेसी है, अगर वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करके दे देती है, जैसे कि इंडियंस हैं, दूसरे बांग्लादेशीज़ हैं या नेपालीज़ हैं, जिन उनके कंट्रीज़ में ऐसा होता है, तो अगर एम्बेसी या कॉन्सुलेट यही सेम डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ठप्पा लगा के हमें दे देना, तो हमें इटली में ये चीज़ें करने की नीड ही ना हो। अब देखो बाकी रीजन्स में भी ऐसे है, अगर बाकी रीजन्स में भी पाकिस्तान से अपोस्टाइल हो जाएँ तो हमें इटली आने के बाद ये ख्वारी करने की नीड नहीं होगी। जस्ट वहीं से डॉक्यूमेंट बनवा लिए आपने, एम्बेसी कॉन्सुलेट आपने सबमिट कराए, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल हुए, आपको डॉक्यूमेंट्स बन के मिले, सीधे आप अपने जहाँ भी आपकी स्कॉलरशिप लगी है वहाँ आप अपलोड कर दो, या जहाँ सबमिट कराना है सबमिट करा दो, या जहाँ ईज़े वैल्यू बनवाना है वहाँ ईज़े वैल्यू बनवा दो। ये प्रोसेस इतना सिंपल होता है, बट हमारी कंट्री में अपोस्टाइल ना होने की वजह से हमें इतनी ख्वारी उठानी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इस साल हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, बल्कि कोई भी नहीं दे सकता। ये इसका आंसर सिर्फ आप खुद इसका आंसर ढूंढ सकते हो। आप अप्लाई करो, एम्बेसी में रिक्वेस्ट करो। आप डायरेक्ट, अगर आपका कॉन्टैक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट से नहीं है, तो आप अब जैसे कि कंपनी है BLS इंटरनेशनल, इनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आप वहाँ से अपॉइंटमेंट लो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराओ BLS के थ्रू कि यार हमें ना इन डॉक्यूमेंट्स की को अपोस्टाइल कराना है या इनको लीगलाइज कराना है। तो अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल या लीगलाइज करा देते हो, अगर किसी तरह हो जाते हैं अपोस्टाइल, तो फिर आपको ये सारी ख्वारी करने की नीड नहीं होगी। भले कोई भी रीजन हो, इटली पहुंच कर ट्रांसलेट या लीगलाइज नहीं कराना पड़ेगा अगर आप अपनी कंट्री से या अपोस्टाइल करा देते हो। तो स्कॉलरशिप के बारे में कि अगर आपका लेट से आप डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करा चुके हो, आपने ईज़े वैल्यू भी बनवा दिया, यहाँ पहुँच के सब सबमिट भी करा दिया,
तो जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दूसरे रीजन में जो है पहली इंस्टॉलमेंट स्कॉलरशिप की वो 0 क्रेडिट्स पर मिल जाती है, आपको कोई क्रेडिट्स नहीं करने पड़ते। तो इसी तरह इस रीजन में आपको पहली इंस्टॉलमेंट के लिए भी 20 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। अगर आप 20 क्रेडिट्स नहीं ले सकते, मतलब 6, 12, 18, 24, आपने 3, साढ़े 3 एग्ज़ाम्स अगर आपने नहीं दिए तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आपने पूरे कर लिए तो आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, फिर अगली इंस्टॉलमेंट इसी तरह बाकी क्रेडिट्स करने पे आपको मिलती रहेगी।